नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अगर आप बिहार बोर्ड से क्लास 12th आर्ट्स के छात्र हैं और बीएसई 2026 की तैयारी कर रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज हम हिस्ट्री के 100 विविया मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को मॉडल पेपर और एग्जाम पैटर्न के अनुसार पढ़ने वाले हैं। इन सवालों का उद्देश्य सिर्फ याद कराना नहीं है, बल्कि आपकी ऑब्जेक्टिव सेक्शन की तैयारी को मजबूत कराना है। मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि वीडियो को ध्यान से बिना स्किप किए देखिए, क्योंकि हर साल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चुना गया है हर एक सवाल। ठीक है, चलिए अब बिना समय बर्बाद किए पहला प्रश्न शुरू करते हैं। लिखा गया है, एक मिनट पहले पेन लेने दीजिए। लिखा गया फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में लिखा है, मोहन जोदड़ो का उत्खनन किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है S.N. रॉय। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है दया राम साहनी। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है B.K. थापर। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है राखाल दास बनर्जी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में डी होगा। ठीक है, राखाल दास बनर्जी होगा। ओके, मतलब मोहन जोदड़ो का उत्खनन किसने किया था? तो राखाल दास बनर्जी ने किए थे। ओके, वो फर्स्ट नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में डी होगा। ठीक है, सही आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। लिखा गया सेकंड नंबर में, हल से जुते खेत के साक्ष्य किस हड़प्पा स्थल से मिले हैं? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है मोहनजोदड़ो। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है लोथल। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है कालीबंगन। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो सेकंड का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में सी होगा। ठीक है, कालीबंगन हो जाएगा। मतलब हल से जुते खेत के साक्ष्य किस हड़प्पा स्थल से मिले हैं? तो कालीबंगन से मिले हैं। ओके, सेकंड का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में सी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। थर्ड नंबर में लिखा गया है, हड़प्पाई मुहर मुख्यतः किससे बनी थी? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है बलुआ पत्थर से। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है सेल खड़ी पत्थर से। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है संगमरमर से। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है सोना से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में, मतलब हड़प्पाई मुहर किस मुख्यतः किस से बनी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में क्या हो जाएगा सही आंसर? तो बी हो जाएगा। ठीक है, सेल खड़ी पत्थर से। मतलब हड़प्पाई मुहर मुख्यतः किससे बनी थी? तो किससे बनी थी? तो मतलब खेल सेल खड़ी पत्थर से बनी थी। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। लिखा गया है फोर्थ नंबर में लिखा गया है, हड़प्पा स्थलों से किन जंगली जानवरों की हड्डियां मिली है? मतलब हड़प्पा स्थलों से किन जंगली जानवरों की हड्डियां मिली है? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है वराह सुअर। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है हिरन। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है घड़ियाल। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो डी होगा। ठीक है, इनमें से सभी होगा। मतलब हड़प्पा स्थलों से किन जंगली जानवरों की हड्डियां मिली है? तो इनमें से सभी होगा। ठीक है, मतलब वराह सुअर का भी मिला था, हिरन का भी मिला था हड्डी, और घड़ियाल का भी मिला था हड्डी। ठीक है, मतलब इनमें से सभी होगा। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में इन सभी जानवरों का हड्डी मिला था। ठीक है, तो फोर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में डी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। लिखा गया फाइव नंबर में, मनकों में छेद करने के विशेष उपकरण किस स्थल पर मिले हैं? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है घौलावीरा। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है लोथल। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है चन्हू धड़ो। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा। ठीक है, इनमें से सभी हो जाएगा। मतलब मनकों में छेद करने के विशेष उपकरण किस स्थल पे मिले हैं? तो इनमें से सभी पे, मतलब घोलावीरा में भी मिला था, लोथल में भी मिला था, और चन्हू दड़ो में भी मिला था। मतलब इन इन तीनों जगह मिला था। ठीक है, तो इनमें से सभी होगा इसका सही आंसर। मतलब फाइव का सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा। ठीक है,
अब यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि ऐसे सवाल हिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव सेक्शन में बहुत कॉमन होते हैं। अगर आप इसे अभी सही से समझ लेते हैं तो एग्जाम हॉल में आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए इस पॉइंट में को मन में अच्छा से बैठा लीजिए। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। लिखा है 6 नंबर में, मेसो मेसोपोटामिया के लेख में वर्णित हाजा पक्षी का संबंध किस स्थान से है? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया दिलमुन से, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है मिलवाह से, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है मगान से, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा। ठीक है, मिलुआ से हो जाएगा। मतलब मेसोपोटामिया के लेख में वर्णित हाजा पक्षी का संबंध किस स्थान से है? तो मिलुआ से है। ठीक है, तो 6 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। 7 नंबर में लिखा गया है हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये ना, एग्जाम में बार बार आता है। ठीक है, बार बार एग्जाम आता है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। क्या लिखा है 7 नंबर में? हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है सतलुज, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है सिंधु, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है ब्यास, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है रावी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा। ठीक है, रावी हो जाएगा। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो रावी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, 7 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा। ठीक है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो रावी नदी के किनारे स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। 8 नंबर में लिखा गया है भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है कनिंघम, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है मार्शल, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है कर्जन, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है विलियम जोन्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा। ठीक है, कनिंघम हो जाएगा। मतलब भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? तो कनिंघम को कहा जाता है। ठीक है, तो 8 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा। ठीक है, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? तो कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है। ठीक है, तो 8 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में ए। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में। लिखा गया है 9 नंबर में 1830 के दशक में ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि का अर्थ किसने निकाला? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है जेम्स प्रिसेप, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है व्हीलर, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है मार्शल, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया कनिंघम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा। ठीक है, जेम्स प्रिंसेप हो जाएगा। मतलब 1830 के दशक में ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि का अर्थ किसने निकाला? तो जेम्स प्रिंसेप निकाला था। ठीक है, तो 9 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। 10 नंबर में लिखा गया है प्रयाग प्रशासित में समुद्रगुप्त की तुलना किस देवता से की गई है? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है कुबेर से, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है वरुण से, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है इंद्र से, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है इनमें से सभी से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा। ठीक है, इनमें से सभी से। मतलब प्रयाग प्रशासित में समुद्रगुप्त की तुलना किस देवता से की गई है? तो कुबेर से भी की गई थी, वरुण से भी की गई थी, इंद्र से भी की गई थी, और मतलब इनमें से सभी से की गई थी। ठीक है, इसलिए 10 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा। ठीक है, ओके। इस सवाल को हल्के में लेने की गलती मत कीजिए, क्योंकि बीएसईबी अक्सर इसी तरह के सीधे और फैक्चुअल सवाल पूछता है। अगर आपकी बेसिक तैयारी नहीं है अगर आपकी बेसिक तैयारी सही है तो ऐसे क्वेश्चन आपके लिए स्कोरिंग बन जाते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। 11 नंबर में लिखा गया है सुदर्शन झील का निर्माण किस काल में हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है मौर्य काल में, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है कुषाण काल में, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है गुप्त काल में, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर 11 नंबर का, 11 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा। ठीक है, मौर्य काल का। मतलब सुदर्शन झील का निर्माण किस काल में हुआ था? तो मौर्य काल में हुआ था। ठीक है, 11 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में ए। ओके, चलते हैं 12 नंबर में। लिखा गया है तमिल संगम साहित्य में उल्वर किसे कहा जाता था?
तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है दास को, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है हलवाहा को, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है जमींदार को, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया व्यापारी को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो 12 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा, ठीक है, हलवाहा को। मतलब तमिल संगम साहित्य में उल्वर किसे कहा जाता था? तो हलवाहा को ना तमिल संगम साहित्य में उल्वर कहा जाता है, ठीक, कहा जाता था, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। लिखा गया है अब 13 नंबर लिखा गया है अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। क्या लिखा गया है? अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है बाणभट्ट, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है कालिदास, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है कौटिल्य, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है मेगास्थनीज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा, ठीक है, कौटिल्य हो जाएगा। मतलब अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो कौटिल्य थे, ठीक है। तो 13 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा, ठीक है। ओके, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो इसको याद रखिएगा, ठीक है, ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। एग्जाम में बार बार आता है ये ऐसा क्वेश्चन, इसलिए आपको बोल देते हैं ये भी क्वेश्चन है, ठीक है। तो अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो कौटिल्य जी थे, ओके। चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन में। लिखा गया है धम्म के प्रचार के लिए धम्म महामात की नियुक्ति किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है चाणक्य ने, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है कनिष्क ने, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है अशोक ने, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है समुद्रगुप्त ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 14 का सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा, ठीक है, अशोक ने। धम्म के प्रचार के लिए धम्म महामात की नियुक्ति किसने की थी? तो अशोक ने की थी, ठीक है। 14 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा, ठीक है, 14 नंबर का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। 15 नंबर में लिखा गया है श्रावस्ती किस महाजनपद की राजधानी थी? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है पांचाल, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है कौशल, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है काशी, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है अंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में क्या हो जाएगा इसका सही आंसर 15 नंबर का? तो बी होगा, ठीक है, कौशल होगा। मतलब श्रावस्ती किस महाजनपद की राजधानी राजधानी थी? तो कौशल की थी, ठीक है। तो 15 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में बी होगा, ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। लिखा है 16 नंबर में मैंने कनिष्क, देखिए, जो विद्यार्थी हिस्ट्री को कठिन मानते हैं उन्हें समझना चाहिए कि एग्जाम में ज्यादातर ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं। बस जरूरत है सही दिशा में प्रैक्टिस करने की, और यही हम यहाँ कर रहे हैं, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन लिखा गया है कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है अठा मतलब 78 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है 58 ईस्वी पूर्व, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है 321 ईस्वी पूर्व, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है 320 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में, मतलब कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ? तो 16 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा, ठीक है, 78 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। 16 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा, ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया है 17 नंबर में पाणिनि ने किस व्याकरण ग्रंथ की रचना की? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है महाभाष्य, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है अष्टाध्यायी, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है धर्मसूत्र, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 17 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में बी होगा, ठीक है, अष्टाध्यायी हो जाएगा, ठीक है। मतलब पाणिनि ने किस व्याकरण ग्रंथ की रचना की? तो अष्टाध्यायी ग्रंथ की रचना की थी, ठीक है। 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में बी होगा, ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया है 18 नंबर में कुंती ओ निषादी के लेख कुंती और निषादी के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है महाश्वेता देवी, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है प्रेमचंद, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है महादेवी वर्मा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 18 का
हो जाएगा बी आंसर, ठीक है। महाश्वेता देवी, मतलब कुंती और निषादी के लेखक कौन है, तो महाश्वेता देवी है, ओके। 18 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में बी होगा, ओके। मतलब कुंती और निषादी के लेखक कौन है, तो महाश्वेता देवी जी हैं, ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लिखा गया 19 नंबर में, हिडिंबा किसकी पत्नी थी, तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया अर्जुन की, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है भीम की, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया घटोत्कच की, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया कर्ण की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में बी होगा, ठीक है, भीम की। मतलब हिडिंबा किसकी पत्नी थी, तो भीम की पत्नी थी, ठीक है। तो 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में बी होगा, ओके, भीम की। हिडिंबा किसकी पत्नी थी, तो भीम की पत्नी कौन थी, तो हिडिंबा थी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा गया है 20 नंबर में, पुरुष सूक्त किस वेद का हिस्सा है, तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है ऋग्वेद की, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है सामवेद की, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है यजुर्वेद की, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है अर्थर्ववेद की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में ए होगा, ठीक है, ऋग्वेद की। मतलब पुरुष सूक्त किस वेद का हिस्सा है, तो ऋग्वेद की हिस्सा था, ठीक है, पुरुष सूक्त, ओके। 20 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में ए होगा, ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा गया है 21 नंबर में, अगर यहाँ आपका आंसर गलत हुआ तो घबराने की कोई बात नहीं है, अभी प्रैक्टिस का समय है। गलती यही होगी तो एग्जाम में सही होगा, ठीक है, इसलिए ध्यान से सही आंसर याद कर लीजिए, ओके। चलते हैं 21 नंबर में। लिखा गया है जरथुस्त्र कहाँ के चिंतक थे, तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है ईरान की, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है रोम की, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है यूनान की, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है चीन की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 21 का सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर में ए होगा, ठीक है, ईरान की। मतलब जरथुस्त्र कहाँ के चिंतक थे, तो ईरान की चिंतक थे, ठीक है। 21 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में ए होगा, ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लिखा गया है 22 नंबर में, बौद्ध ग्रंथों में हमें कितने संप्रदायों या चिंतन परंपराओं का उल्लेख मिलता है, तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है 12, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है 24, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है 32, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है 64। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर तो डी होगा, ठीक है, 64 हो जाएगा। मतलब बौद्ध ग्रंथों में हमें कितने संप्रदायों या चिंतन परंपराओं का उल्लेख मिलता है, तो 64 का मिलता है, 64, ओके। 22 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में डी होगा, ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। 23 नंबर में लिखा गया है, बुद्ध की शिक्षाएं किस पिटक में रखी गई थी, मतलब बुद्ध की शिक्षाएं किस पिटक में रखी गई थी बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है विनय पिटक में, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया अभिधम्म पिटक में, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया सुत्त पिटक में, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया इनमें से सभी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में सी होगा, ठीक है, सुत्त पिटक में। मतलब बुद्ध की शिक्षाएं किस पिटक में रखी गई थी, तो सुत्त पिटक में रखी गई थी, ठीक है, बुद्ध की शिक्षाएं। 23 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में सी होगा, ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। 24 नंबर में लिखा गया है, अजीत किस कंबनी अजीत किस कंबलीन किस धर्म या संप्रदाय से संबंधित थे, तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है आजीवक, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है लोकायत, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है जैन, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है बौद्ध। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 24 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में बी होगा, ठीक है, लोकायत होगा। मतलब अजित केस कंबनी किस धर्म या संप्रदाय से संबंधित थे, तो लोकायत, ओके, लोकायत से थे, ठीक है। 24 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में बी होगा, ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। 25 नंबर में लिखा गया है, बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी, मतलब बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया लुम्बिनी में, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया सारनाथ में, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया बौद्ध गया में, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया कुशीनगर में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 25 का क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर तो डी होगा, ठीक है, कुशीनगर में होगा।
मतलब बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो कुशीनगर में हुई थी, ठीक है। तो 25 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में डी होगा, ठीक है। बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो कुशीनगर में हुई थी बुद्ध की मृत्यु, ओके, ठीक है। तो इतिहास में अच्छे अंक लाने के लिए जरूरी है कि आप छोटे छोटे तथ्यों को साफ रखें। यह सवाल उसी कैटेगरी का है जिसे एग्जाम में छोड़ना नुकसानदायक हो सकता है, ठीक है। याद रखें, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो कुशीनगर में हुई थी, ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। लिखा है 26 नंबर में, बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है सिद्धार्थ, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है राहुल, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है वर्धमान, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है जमाली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 26 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में ए होगा, ठीक है। सिद्धार्थ होगा। मतलब बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ था, तो ओके। 26 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में मतलब ए, बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। लिखा गया है 27 में, किसके कहने पर बुद्ध ने संघ में महिलाओं को प्रवेश करने की अनुमति दी? ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है आनंद, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है उपाली, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है देवव्रत, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया राहुल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 27 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में ए होगा, ठीक है। आनंद होगा। मतलब किसके कहने पर बुद्ध ने संघ में महिलाओं को प्रवेश करने की अनुमति दी? तो आनंद जी, ओके। 27 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में ए होगा, ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। किसके कहने पर? तो आनंद के कहने पर, ओके, महिलाओं को प्रवेश करने की अनुमति दी थी, ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। 28 नंबर लिखा गया है कलकत्ता में इंडियन म्यूजियम की स्थापना कब हुई थी? कलकत्ता में इंडियन म्यूजियम जो है ना, उसका स्थापना कब हुआ था कलकत्ता में? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया 1814 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया 1834 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया 1851 ईस्वी में, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया 1854 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में ए होगा, ठीक है। 1814 ईस्वी में हुआ था। मतलब कलकत्ता में इंडियन म्यूजियम की स्थापना कब कब हुई थी? तो 1814 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। 28 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में ए होगा, ओके। 1814 ईस्वी में कलकत्ता में इंडियन म्यूजियम की स्थापना हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। 29 नंबर में लिखा गया है अशोक के आदेश से किस संप्रदाय के संतों के लिए बराबर की गुफाएं बनाई गई थी? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया लोकायत, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया आजीवक, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है बौद्ध, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 29 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में ए बी होगा, ठीक है। आजीवक होगा। मतलब अशोक के आदेश से किस संप्रदाय के संतों के लिए बराबर की गुफाएं बनाई गई थी? तो आजीवक, ओके, आजीवक के लिए, ठीक है। 29 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। 30 नंबर में लिखा गया है किताब उल हिंद में कितने अध्याय है? ये किताब उल हिंद जो है उसमें कितने अध्याय है वो बताना है, चैप्टर कितना है बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है 12, मतलब 12, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है 24, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है 64, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया 80, मतलब 80। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा, ठीक है, 80 हो जाएगा। मतलब किताब उल हिंद में कितने अध्याय है? तो 80 अध्याय थे, मतलब 80 चैप्टर थे, ठीक है, 80 चैप्टर थे किताब उल हिंद में। 30 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो डी होगा, ठीक है, ओके। इस तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मॉडल पेपर और टेस्ट में बार बार देखने को मिलते हैं, इसलिए इसे सिर्फ सुनकर मत छोड़िए, एक बार मन में दोहरा भी लीजिए, ओके। चलते हैं 31 नंबर में क्वेश्चन लिखा गया है फारसी और अरबी भाषा के अलावा अल बिरूनी बिरूनी को किस भाषा का ज्ञान था? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है सीरियाई, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है हिरबू, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है संस्कृत, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 31 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में डी होगा, ठीक है, इनमें से सभी होगा।
मतलब फारसी और अरबी भाषा के अलावा अल बिरूनी को किस भाषा का ज्ञान था? तो इनमें से सभी का था, मतलब सीरियाई का भी था, हिब्रू का भी था और संस्कृत का भी था, मतलब इनमें से सभी भाषा का ज्ञान था, ठीक है, फारसी और अरबी भाषा के अलावा बिरूनी को। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। 32 नंबर में लिखा गया है, इबन बतूता किसके शासन काल में भारत आया? इबन बतूता जो था वो किसके शासन काल में भारत आया था? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया अलाउद्दीन खलजी के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया इल्तुतमिश के शासनकाल में। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया बलबन के शासनकाल में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। मतलब इबन बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ना इबन बतूता भारत आया था, ठीक है। 32 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में बी होगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। 33 नंबर में लिखा गया है फ्रांसीसी जौहरी जयो बाइ बै- बैप्टि बैप्टिस्ट टैब टैवनियर ने कितनी बार भारत की यात्रा की? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है 2। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है 4। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है 6 और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है 10। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा, ठीक है। 10 6 मतलब 6 हो जाएगा। मतलब फ्रांसीसी जहरी जयो बै- बैप्टि बैप्टिस्ट टैवनियर ने कितनी बार भारत की यात्रा की? तो 6 बार किया था, ठीक है। तो 33 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। लिखा गया है 34 नंबर में फ्रांसवा बर्नियर कितने वर्षों तक भारत में रहा? ये फ्रांसवा बर्नियर जो था वो कितने वर्षों तक भारत में रहा था? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है 3 वर्षों तक। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है 6 वर्षों तक। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है 9 वर्षों तक। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है 12 वर्षों तक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा, ठीक है, 12 वर्षों तक। मतलब फ्रांसवा बर्नियर कितने वर्षों तक भारत में रहा? तो 12 वर्षों तक भारत में रहा था, ठीक है, फ्रांसवा बर्नियर। ओके, 34 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। 35 नंबर में लिखा गया है जगन्नाथ मंदिर कहाँ स्थित है? जगन्नाथ जो मंदिर है वो कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है पुरी में। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया कटक में। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया भुवनेश्वर में। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया मथुरा में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा, ठीक है, पुरी में। जगन्नाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो पुरी में स्थित है, ठीक है, जगन्नाथ मंदिर। ओके, पुरी में क्या कौन सा मंदिर स्थित है? तो जगन्नाथ मंदिर स्थित है पुरी में। तो 35 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो ए होगा, ठीक है। जो छात्र रेगुलर रिवीजन करते हैं उनके लिए ऐसे सवाल बहुत आसान हो जाते हैं, लेकिन बिना प्रैक्टिस के यही सवाल कंफ्यूजन पैदा करता है, इसलिए अभी ध्यान लगाइए। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। लिखा गया है 36 नंबर में लिखा है अलवार किस देवता की उपासना करते थे? अलवार जो थे ना वो किस देवता की उपासना करते थे? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है ब्रह्मा। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है शिव। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है अग्नि। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है विष्णु देवता की उपासना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 36 का डी हो जाएगा, ठीक है, विष्णु देवता का उपासना करते थे, ठीक है। मतलब अलवार जो थे वो किस देवता की उपासना करते थे? तो विष्णु देवता की उपासना करते थे, ठीक है, अलवार। तो 36 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में डी होगा। ओके, चलते हैं 37 नंबर में लिखा गया है निम्नलिखित में से कौन नय नाट संत नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है करई कक्कल अमयार अमैयार। और ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया सुंदरार। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया अपार। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया अंडाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में डी होगा, ठीक है, अंडाल होगा। और निम्नलिखित में से कौन नयनार संत नहीं है? तो अंडाल जो है ना वो नयनार संत नहीं है, ठीक है। 37 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। 38 नंबर में लिखा गया है ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है अजमेर में।
ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है पटना में, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है बिहार शरीफ में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 38 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा, ठीक है, अजमेर में। मतलब ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है, तो अजमेर में है। ओके, 38 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। 39 नंबर में लिखा गया है अमीर खुसरो किसके अनुयायी थे। अमीर खुसरो जो थे वो किसके अनुयायी थे, तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है निजामुद्दीन औलिया की। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है मुइनुद्दीन चिश्ती की। और ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है नसीरुद्दीन चिराग ए दिल्ली। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है कुतुबुद्दीन बख्तियार काफी के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 39 का क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर तो ए होगा, ठीक है, निजामुद्दीन औलिया के। मतलब अमीर खुसरो किसके अनुयायी थे, तो निजामुद्दीन औलिया के अनुयायी थे, ठीक है, अमीर खुसरो। तो 39 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। 40 नंबर में लिखा गया है 1469 में पंजाब के ननकाना गांव में किसका जन्म हुआ था। 1469 में पंजाब के ननकाना गांव में किसका जन्म हुआ था बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया गुरु नानक की। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया कबीर के। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया अंगद के अगद के। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया अर्जन देव के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा, ठीक है, गुरु नानक के। 1469 में पंजाब के ननकाना गांव में किसका जन्म हुआ था, तो गुरु नानक का जन्म हुआ था, ठीक है। और 1469 में पंजाब के ननकाना गांव में, ओके, गुरु नानक का जन्म हुआ था। तो 40 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा, ओके। अब यही पूछ सकता है, मतलब घुमा फिरा क्वेश्चन, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था, तो पंजाब में हुआ था, ठीक है। और ये भी पूछ सकता है गुरु नानक का जन्म पंजाब में कब हुआ था, तो 1469 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। इस क्वेश्चन से ना 3 मतलब ऑब्जेक्टिव बन सकता है, ठीक है। तो पूरा अपना बढ़िया से ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो 40 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा, ओके। चलते हैं 41 नंबर में लिखा गया है खालसा पंथ की स्थापना किसने की। मतलब खालसा, देखिए यहाँ आपको समझना है कि बीएसईबी हिस्ट्री में बहुत ज्यादा घुमा कर सवाल नहीं पूछता। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो डायरेक्ट क्वेश्चन में मार्क्स पक्के होते हैं, ठीक है। तो क्या लिखा है? खालसा पंथ की स्थापना किसने की, तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है गुरु गोविंद सिंह ने। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है गुरु तेग बहादुर ने। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है गुरु अर्जन देव ने। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है गुरु अंगद ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा, ठीक है, गुरु गोविंद सिंह ने। मतलब खालसा पंथ की स्थापना किसने की, तो गुरु गोविंद सिंह ने किया था, ठीक है, खालसा पंथ की स्थापना। तो 41 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। लिखा गया 42 नंबर में सूफी संतों के लिए सूफी संतों के लिखे हुए पत्रों का संकलन क्या कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया तजकीरा। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया मलफुजात। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया मुक्तुबात। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया कश्फ उल महबूज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 42 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा, ठीक है, मकतूबात हो जाएगा। मतलब सूफी संतों के लिखे हुए पत्रों का संकलन क्या कहलाता है, तो मकतूबात कहलाता है, ठीक है। तो 42 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। लिखा गया है 43 नंबर में 1800 ईस्वी में हम्पी के भग मतलब भग्नावशेष की खोज किसने की। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया कर्नल कॉलिन मैकेंजी। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया कनिंघम। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया मार्शल। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया डोमिंगो पेस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा, ठीक है, कर्नल कॉलिन मैकेंजी। मतलब 1800 ईस्वी में हम्पी के भग्नावशेष की खोज किसने की, तो कर्नल कॉलिन मैकेंजी ने किया था, ठीक है। तो 43 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा, ठीक है। तो 43 का ये होगा सही आंसर। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। लिखा गया 44 नंबर में लिखा है दक्षिण भारतीय मंदिरों में
भव्य गोपुरमों को जोड़ने का श्रेय किसे जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है राम राय को। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है देव राय को। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है देव राय सेकेंड, मतलब इस बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या लिखा है? देव राय फर्स्ट। और ऑप्शन नंबर सी में क्या लिखा लिखा गया है? देव राय सेकेंड। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है कृष्ण देव राय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 44 का डी होगा, ठीक है। कृष्ण देव राय को, मतलब दक्षिण भारतीय मंदिरों में भव्य गोपुरमों को जोड़ने का श्रेय जाता है? तो कृष्णदेव राय को जाता है, ठीक है। तो 44 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। 45 नंबर में लिखा गया है निकोलो दे काउंटी किस देश का व्यापारी था? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है रूस का। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है स्पेन का। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है इटली का। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया पुर्तगाल का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा, ठीक है, इटली का। निकोलो दे कॉन्टे किस देश का व्यापारी था? तो इटली का था, ठीक है। तो 45 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। लिखा गया है 46 नंबर में बहमनी राज्य की, क्या लिखा गया? एक मिनट। हाँ, 46 में लिखा गया है, देखिए, इस सवाल से चैप्टर का बेसिक आइडिया क्लियर होता है, ठीक है। अगर चैप्टर का नींव मजबूत होगी तो आगे के सभी क्वेश्चंस आपको आसान लगेंगे, ओके। तो क्या लिखा गया है? बहमनी राज्य की स्थापना कब हुई? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है 1333 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है 1336 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी सी में लिखा गया है 1347 ईस्वी में। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है 1351 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 46 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में सी होगा, ठीक है। 1347 ईस्वी में, मतलब बहमनी राज्य की स्थापना कब हुई? तो 1347 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। तो 46 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में सी होगा, ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। 47 नंबर में लिखा गया है विजयनगर के संरक्षक देवता विरूपाक्ष किस देवता के एक रूप माने जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है विष्णु। विजयनगर के संरक्षक देवता विरूपाक्ष किस देवता, विरूपाक्ष जो है ना विजयनगर के संरक्षक, वो किस देवता के रूप माने जाते हैं बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है विष्णु के। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है शिव के। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है कार्तिकेय के। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है गणेश के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 47 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा, ठीक है, शिव के। मतलब विजयनगर के संरक्षक देवता विरूपाक्ष किस देवता के एक रूप माने जाते हैं? तो शिव के, ओके। तो 47 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा, ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। लिखा गया 48 नंबर में विजयनगर के मंदिरों की क्या विशेषता है? विजयनगर के मंदिरों की क्या विशेषता है? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है ऊंचे गोपुरम। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है रथ गलियां। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है कल्याण मंडप। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 48 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा, ठीक है, इनमें से सभी होगा। मतलब विजयनगर के मंदिरों की क्या विशेषता है? तो ऊंचे गोपुरम भी है, रथ गलियां भी है और कल्याण मंडप भी है। मतलब विजयनगर मंदिरों की इसमें से तीनों विशेषता है, ठीक है। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा, इनमें से सभी होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 49 नंबर में लिखा गया है कृष्णदेव राय के कद काठी का वर्णन किस विदेशी यात्री ने किया है? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया बरबोसा ने। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है डोमिंगो पेस ने। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है फर्नाओ नूनीज ने। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है निकोलो दे कॉन्ती ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर तो बी होगा, ठीक है। और क्या हो जाएगा? तो बी होगा डोमिंगो पेस ने। मतलब कृष्णदेव राय के कद काठी का वर्णन किस विदेशी यात्री ने किया है? तो डोमिंगो पेस ने किया था, ठीक है। तो 49 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। 50 नंबर में लिखा गया है हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व
पुरातत्व स्थल कब घोषित किया गया? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया 1976, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया 1981, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया 1986 और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया 1991। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 50 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में 50 नंबर का सी होगा, ठीक है। मतलब हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल कब घोषित किया गया? मतलब किया गया तो 1986 में किया गया था, ठीक है। ऑब्जेक्टिव सेक्शन को हल्के में लेना सही नहीं है, क्योंकि यही सेक्शन पूरे पेपर का बैलेंस बना देता है। इसलिए ऐसे क्वेश्चंस पर अच्छी पकड़ जरूरी है। आप न सब्जेक्टिव रखने से पहले आप ऑब्जेक्टिव को अच्छा से देखिए, और ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा ना तो अच्छा रहेगा, ठीक। बहुत अच्छा मार्क्स आएगा बिहार बोर्ड में, ओके। क्योंकि बिहार बोर्ड में ना ऑब्जेक्टिव का जो अच्छी लेवल है वो बहुत है, ओके। इसलिए चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। लिखा गया 51 नंबर में, दूसरे गांव में ठेके पर खेती करने वाले खेतिहर क्या कहलाते थे? मतलब दूसरे गांव में ठेके पर खेती करने वाले खेतिहर क्या कहलाते थे? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है खुद काश्त, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है पाही काश्त, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है मुजरियान और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है रायत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 51 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा, ठीक है, पाही काश्त। दूसरे गांव में ठेके पर खेती करने वाले खेतिहर क्या कहलाते थे? तो पाही काश्त कहलाते थे, ठीक है। तो 51 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा गया है 52 नंबर में, आलू, टमाटर और मिर्च भारत में कब से उपजाए जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है 6वीं सदी से वो आलू, टमाटर और मिर्च भारत में कब से उपजाए जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है 6वीं सदी से, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है 10वीं सदी से, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है 14वीं सदी से और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया 17वीं सदी से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 52 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा, ठीक है, 17वीं सदी से। मतलब आलू, टमाटर और मिर्च भारत में कब से उपजाए जाते हैं? तो 17वीं सदी से ना उपजाए जाते हैं, ठीक है। तो 52 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा, ठीक है। 52 नंबर का डी होगा सही आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। 53 में लिखा गया है, उस भूमि को क्या कहा जाता था जो कभी खाली नहीं छोड़ी जाती थी? उस भूमि को क्या कहा जाता था जो कभी खाली नहीं छोड़ी जाती थी? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है पोलज, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया परौती, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है चचर और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है बंजर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा, ठीक है, पोलज हो जाएगा। मतलब उस भूमि को क्या कहा जाता था जो कभी खाली नहीं छोड़ी जाती थी? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है पोलज, ठीक है। नहीं, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा, ठीक है। उस भूमि पोलज उस भूमि को क्या कहा जाता था जो कभी खाली नहीं छोड़ी जाती थी? तो पोलज कहा जाता था, ठीक है। 53 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा, ओके। चलते हैं 54 नंबर में लिखा गया है जोवन्नी कारेरी किस देश का यात्री था? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है स्पेन का, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है पुर्तगाल का, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है इटली का और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है इंग्लैंड का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा, ठीक है, इटली का। जोवानी कारेरी किस देश का यात्री था? तो इटली का यात्री था, ठीक है। तो 54 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। लिखा गया 55 नंबर में, अकबरनामा का कौन सा भाग आइन ए अकबरी के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है पहला, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है दूसरा, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है तीसरा और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है चौथा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 55 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा, ठीक है, तीसरा हो जाएगा। मतलब अकबरनामा का कौन सा भाग आइन ए अकबरी के नाम से जाना जाता है? तो तीसरा, ओके। 55 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा, ठीक है। अकबरनामा का कौन सा भाग आइन अकबरी के नाम से जाना जाता है? तो तीसरा भाग, ओके।
अगर आप घर पर पढ़ाई कर रहे हैं तो ऐसे सवालों को अलग से मार्क कर लीजिए, ठीक है। ओके। रिवीजन का समय, रिवीजन के समय यही सबसे ज़्यादा काम आता है। जो आपको क्वेश्चन रहता है ना इम्पोर्टेंट, जो जो हम बताते हैं ये भी क्वेश्चन ना, उसको ना मार्क करके ऐसे मार्क कर लीजिए घेरे जैसे, या हाईलाइट जैसे हाईलाइट कर लीजिए, ठीक है, तो अच्छा रहेगा। ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। एक मिनट, एक मिनट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा गया है 56 नंबर में, अकबर का वित्त मंत्री कौन था। तो अकबर जो था ना उसका वित्त मंत्री कौन था। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है अबुल फजल। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है टोडर मल। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है फैजी। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है मान सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर 56 का बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। टोडर मल हो जाएगा, मतलब अकबर का वित्त मंत्री कौन था, तो टोडर मल हो जाएगा, ठीक है। 56 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा, ठीक है, टोडर मल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा गया है 57 नंबर में, अकबर की मृत्यु कब हुई। तो ऑप्शन नंबर ए, ये अकबर जो था ना उसका मृत्यु कब हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप मार करके आप कॉपी में लिख लीजिए, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इस लेक्चर का हम पीडीएफ देंगे, ठीक है, लास्ट में बताएंगे कहाँ मिलेगा। अभी पढ़ाई के लिए इस पूरा चैप्टर का पीडीएफ बिल्कुल फ्री में आपको मिलेगा। ओके। क्या लिखा है 57 नंबर में, अकबर की मृत्यु कब हुई, तो 1575 ईस्वी में हुआ। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है 1575 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया 1595 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया 1605 ईस्वी में। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया 1607 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा, ठीक है, 1605 ईस्वी में। मतलब अकबर की मृत्यु कब हुई, तो 1605 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। तो 57 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 58 नंबर में लिखा गया है, पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों को किसने हराया। मतलब पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों को किसने हराया, तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है नादिर शाह। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है अहमद शाह अब्दाली। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है अंग्रेज। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है मुगल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 58 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा, ठीक है, अहमद शाह अब्दाली हो जाएगा, ठीक है। तो पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों को किसने हराया, तो अहमद शाह अब्दाली ने हराया था, ठीक है। तो 58 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा, ठीक है, अहमद शाह अब्दाली। ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। 59 नंबर में लिखा गया है, औरंगजेब कब गद्दी पर बैठा। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया 1651 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है 1655 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है 1658 ईस्वी में। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है 1661 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 59 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा, ठीक है, 1658 ईस्वी में। मतलब औरंगजेब कब गद्दी पर बैठा, तो 1658 ईस्वी में बैठा था, ठीक है। 59 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा। ओके। औरंगजेब कब गद्दी पर बैठा, तो 1658 ईस्वी में बैठा था गद्दी पर। चलते हैं 60 क्वेश्चन में। लिखा गया है, भारत का अंतिम मुगल बादशाह कौन था। भारत का जो अंतिम मुगल बादशाह कौन था वही बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है बहादुर शाह जफर। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है मुहम्मद शाह। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया औरंगजेब। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है बाबर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 60 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा, ठीक है, बहादुर शाह जफर। मतलब भारत का अंतिम मुगल बादशाह कौन था, तो बहादुर शाह जफर था, ठीक है। तो 60 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में ए होगा। ओके। भारत का अंतिम मुगल बादशाह कौन था, तो बहादुर शाह जफर था। ओके। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। 61 में लिखा गया है, अस्थाई बंदोबस्त में भूरा भूराजस्व का संग्राहक कौन होता था। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है किसान। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है जमींदार। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है साहूकार। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है इनमें से कोई नहीं।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर तो बी हो जाएगा। ठीक है, जमींदार मतलब अस्थाई बंदोबस्त में भूरा राजस्व का संग्राहक कौन होता था, तो जमींदार होता था। ठीक है, तो 61 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा। ओके, ठीक है। एग्जाम हॉल में समय बहुत कम होता है और ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन वही सबसे पहले अटेम्प्ट करने चाहिए, इसलिए अभी से इन्हें स्ट्रांग बनाइए। एग्जाम हॉल आप डरिएगा ना तो डरिएगा मत, ठीक है। और जो क्वेश्चन आपको मतलब सबसे आसान लगता होगा ना, जो आप जिस पे आपको पूरा भरोसा होगा जो इसका सही आंसर ये होगा तो होगा, तो पहले उसको उस क्वेश्चन बनाइएगा। उसके बाद ना जो होता नहीं है, जो आपको कंफ्यूजन पैदा करता है जो क्वेश्चन, उसके बाद उसको लास्ट बनाएगा। ठीक है, पहले वो बनाना है जो बन जाए आसानी से, उसके बाद जब वो वाला बनाना है जो कन्फ्यूजन होता है, जिसमें कन्फ्यूजन होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 62 में लिखा गया है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश सेना का कमांडर कौन था जो बाद में बंगाल का गवर्नर जनरल बना। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है कार्नवालिस, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है कलाइव, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है वारेन हेस्टिंग्स, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 62 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा। ठीक है, कार्नवालिस हो जाएगा। मतलब अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश सेना का कमांडर कौन था जो बाद में बंगाल का गवर्नर जनरल बना, तो ऑप्शन नंबर ए होगा सही आंसर। ठीक है, कार्नवालिस होगा। 62 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा गया है, वर्धमान के किस राजा ने संथाल विद्रोह और 1857 के विद्रोह के समय अंग्रेजों की मदद की। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है तेज चंद, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है मेहताब चंद, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है ए और बी दोनों, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा। ठीक है, मेहताब चंद। मतलब वर्धमान के किस राजा ने संथाल विद्रोह और 1857 के विद्रोह के समय अंग्रेजों की मदद की, तो मेहताब चंद ने किया था। ठीक है, 63 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा। ठीक है, मेहताब चंद। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा गया 64 नंबर में, संथाल किसे दीकू कहते थे। ये संथाल जो थे वो किसको दीकू कहते थे, तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है जमींदार को, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है साहूकार को, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है अंग्रेज को, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा। ठीक है, साहूकार को। संथाल किसे दीकू कहते थे, तो साहूकार को दीकू कहते थे। ठीक है, संथाल जो थे उस साहूकार को ना दीकू कहते थे। ठीक है, इसलिए 64 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा। 65 में लिखा गया है, 1780 के दशक में भागलपुर के किस कलेक्टर ने पहाड़िया मुखियाओं को वार्षिक भत्ता देना प्रस्तावित किया। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया ऑगस्टस क्वाली कॉलीलैंड, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया ऑक्टेवियस ट्यू टू गुड, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया एस्ले ईडन, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा। ठीक है, ऑगस्टस क्लीवलैंड। ठीक है, तो 1780 के दशक में भागलपुर के किस कलेक्टर ने पहाड़िया मुखियाओं को वार्षिक भत्ता देना प्रस्तावित किया, तो ऑगस्टस क्लीवलैंड ने। ओके, इतिहास रटने का विषय नहीं है, लेकिन फैक्चुअल क्लैरिटी बहुत जरूरी है। फैक्ट वाला यह सवाल उसी क्लैरिटी को मौजूद करने के लिए है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट 66 में लिखा गया है, धक्कन दंगा आयोग की रिपोर्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट में कब पेश की गई। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है 1875 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है 1876 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है 1877 ईस्वी में, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है 1878 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 66 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में डी होगा। ठीक है, 1878 ईस्वी में।
दक्कन दंगा आयोग की रिपोर्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट में कब पेश की गई? तो 1878 ईस्वी में पेश किया गया था। ठीक है, दक्कन दंगा आयोग की रिपोर्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट में 1878 में पेश की गई थी। इसलिए 66 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा गया है 67 नंबर में, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल की दीवानी कब प्राप्त की? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है 1756 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है 1757 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी सी में लिखा गया है 1764 ईस्वी में। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है 1765 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा। ठीक है, 1765 ईस्वी में। मतलब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल की दीवानी कब प्राप्त की? तो 1765 ईस्वी में प्राप्त किया था। ठीक है, इसीलिए 67 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा। ओके, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल की दीवानी कब प्राप्त की? तो 1765 ईस्वी में प्राप्त किया था। 68 में लिखा गया है, दक्कन दंगा आयोग के अनुसार किसानों के विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया सरकारी राजस्व की उच्च दर। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया कपास के मूल्य का परिवर्तन। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है साहूकारों द्वारा शोषण। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 68 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में डी होगा। ठीक है, इनमें से सभी होगा। दक्कन दंगा आयोग के अनुसार किसानों के विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? तो सरकारी राजस्व की उच्च दर भी था, कपास के मूल्य का भी परिवर्तन भी था, साहूकारों द्वारा शोषण शोषण भी था। मतलब इनमें सभी था। ठीक है, दक्कन दंगा आयोग के अनुसार किसानों के विद्रोह का मुख्य कारण। ओके, 68 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट। 69 नंबर लिखा गया 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया डल हौजी। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया कैनिंग। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया हार्डिक। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया बेटिंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा। ठीक है, कैनिंग हो जाएगा, कैनिंग हो जाएगा। ठीक है, 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो कैनिंग था। ओके, 69 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा। ओके, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा गया 70 नंबर में, डलहौजी के अवध का अधिग्रहण कब किया? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया 1851 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया 1854 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया 1856 ईस्वी में। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया 1857 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 70 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में क्या हो गया इसका सही आंसर? तो सी हुआ। ठीक है, 1856 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और डलहौजी के अवध का अधिग्रहण कब हुआ था? तो कब किया? तो 1856 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, किया था। 70 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा। ओके, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ऑप्शन बहुत सिंपल होते हैं लेकिन कंफ्यूजन की वजह से गलती हो जाती है। इसलिए शांत दिमाग से क्वेश्चन पढ़ना जरूरी है। ठीक है, पहले क्वेश्चन पढ़िए, उसके बाद ऑप्शन देखिए, उसके बाद अच्छा से पहले मतलब अधिक मतलब अधिक करिए, उसके बाद आंसर दीजिए। ठीक है, पूरा सोच समझ के 1 मिनट आंसर आ जाएगा। हर एक क्वेश्चन में ना 1 मिनट लगना चाहिए। ठीक है, ओके, 1 मिनट, 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। 71 में लिखा गया है लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है बेगम हजरत महल ने। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है मौलवी अहमदुल्ला ने। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है शाह मल ने। और ऑप्शन नंबर सी डी में लिखा गया है नाना साहिब ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा। ठीक है, बेगम हजरत महल ने लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो बेगम हजरत महल ने किया था। ठीक है, लखनऊ में। ओके, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो बेगम हजरत महल। मतलब इसलिए 71 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए 72 नंबर में लिखा गया है अवध में एक मुश्त बंदोबस्त कब लगाया गया? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है 1851 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया 1854 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है 1856 ईस्वी में। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है
ऑप्शन नंबर डी में क्या लिखा गया 1858 इसमें। तो इसीलिए मतलब 72 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा, ठीक है। 1856 ईस्वी में मतलब अवध में एक मुश्त बंदोबस्त कब लगाया गया, तो 1856 ईस्वी में लगाया गया था, ठीक है। 72 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा गया 73 नंबर में 25 अगस्त 1857 को आजमगढ़ आजमगढ़ उद्घोषणा किसके नाम पर जारी हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है रानी विक्टोरिया, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया बहादुर शाह जफर, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया बेगम हजरत महल, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है रानी लक्ष्मीबाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा, ठीक है, बहादुर शाह जफर। 25 अगस्त 1857 को आजमगढ़ उद्घोषणा किसके नाम पर जारी हुआ था, तो बहादुर शाह जफर के नाम पर जारी हुआ था, ठीक है। 73 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा, ठीक है, बहादुर शाह जफर। चलते हैं 74 नंबर में लिखा गया दिल्ली में बहादुर शाह जफर को किसने गिरफ्तार किया था। दिल्ली में बहादुर शाह जफर को किसने गिरफ्तार किया। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही बार एग्जाम में आ गया है, बहुत बार। ओके, तो क्या लिखा है दिल्ली में बहादुर शाह जफर को किसने गिरफ्तार किया, तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है कैप्टन हडसन ने, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया जनरल हयू रोज ने, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया हैव लॉक ने, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया नील ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 74 का ए हो जाएगा, ठीक है, कैप्टन हडसन ने। दिल्ली में बहादुर शाह जफर को किसने गिरफ्तार किया, तो कैप्टन हडसन ने किया था, ठीक है, दिल्ली में बहादुर शाह को गिरफ्तार। इसलिए 74 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा गया 75 नंबर में सिंहभूम के किस आदिवासी काश्तकार ने 1857 के विद्रोह के समय कोल आदिवासियों का नेतृत्व संभाला था। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है गोनू, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया बुद्धू भगत, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया जोवा भगत, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 75 का, तो ए हो जाएगा, ठीक है, गोनू ने। सिंह भूमि के किस आदिवासी काश्तकार ने 1857 के विद्रोह के समय कोल आदिवासियों का नेतृत्व संभाला था, तो गोनू ने संभाला था, ठीक है। 75 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। एक मिनट रुकिए। अगर आप चाहते हैं कि हिस्ट्री में अच्छे नंबर आए तो ऐसे क्वेश्चन को इग्नोर करने की आदत छोड़ना होगा, ठीक है, इसको इग्नोर मत कीजिए। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 76 नंबर लिखा गया है 1859 में इन मेमोरियम नामक चित्र किसने बनाया। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है जोसेफ नोएल पेटन ने, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है टॉमस जोन्स बार्कर ने, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है फेलिस बिएतो ने, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 76 का ए हो जाएगा, ठीक है, जोसेफ नोएल पेटन ने। 1859 में इन मेमोरियम नामक चित्र किसने बनाया, तो जोसेफ नोएल पेटन ने बनाया था, ठीक है। 76 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा, ठीक है, जोसेफ नोएल पेटन। चलते हैं अगला अगला क्वेश्चन। लिखा गया है 77 नंबर में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित हुई। ये भारत की राजधानी जो कलकत्ता था पहले, वो दिल्ली कब स्थानांतरित हुआ। तो भारत की राजधानी पहले कहाँ था, तो कलकत्ता था, ठीक है। अब स्थान दिल्ली में कब स्थानांतरित हुआ वही बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया 1910 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया 1911 ईस्वी में। ऐसे ही क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछा जाता है, ठीक है। 1900 ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया 1912 ईस्वी में, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया 1913 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर तो बी होगा, ठीक है, 1911 ईस्वी में। अब भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित हुई, तो 1911 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। 77 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। 78 नंबर में लिखा गया है गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है।
गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है बम्बई में, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है दिल्ली में, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है कलकत्ता में, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया पटना में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 78 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा, ठीक है, बम्बई में। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो बम्बई में स्थित है, ठीक है, गेटवे ऑफ इंडिया। तो इसीलिए 78 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा। ओके, चलिए 79 नंबर में लिखा गया है कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है 1771 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है 1775 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया 1781 ईस्वी में, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो 1771 में भी नहीं हुआ था, 1775 ईस्वी में भी नहीं हुआ था, और 1781 ईस्वी में भी नहीं हुआ था। मतलब इनमें से कोई नहीं होगा सही आंसर, ठीक है। 79 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। कभी कभी ना आंसर इनमें से कोई भी नहीं होता है, ठीक है, ये नहीं फिर से कुछ मार दीजिएगा, ठीक। चलते नेक्स्ट को लिखा गया 80 नंबर में किस राजनेता ने गांधी जी को 1 वर्ष तक ब्रिटिश भारत की यात्रा करने की सलाह दी थी? तो ऑप्शन गांधी जी को किस मतलब क्या लिखा है? किस राजनेता ने गांधी जी को 1 वर्ष तक ब्रिटिश भारत की यात्रा करने की सलाह दी थी? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है बाल गंगाधर तिलक ने, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है गोपाल कृष्ण गोखले ने, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है बिपिन चंद्र पाल ने, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 80 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा, ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले ने। किस राजनेता ने गांधी जी को 1 वर्ष तक ब्रिटिश भारत की यात्रा करने की सलाह दी थी? तो गोपाल सिंह गोखले ने दिया था, ठीक है। इसलिए 80 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा। ओके, इस सवाल को समझने के बाद आपको यह महसूस होगा कि हिस्ट्री उतनी कठिन नहीं है जितनी अक्सर लगती है, ठीक है। इसलिए ऐसे ही अच्छा से पढ़ाई कीजिए, पूरा कॉन्सेंट्रेट होके। ओके, एग्जाम में फाड़ देना है, सिंपल बात। तो अब 81 में लिखा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा गया है गांधी जी की भारत में पहली महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपस्थिति कहाँ हुई? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है पटना विश्वविद्यालय में, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है लखनऊ विश्वविद्यालय में, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा, ठीक है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में। मतलब गांधी जी की भारत में पहली महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपस्थिति कहाँ हुई? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में हुआ था, ठीक है। 81 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं 82 नंबर क्वेश्चन में लिखा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में चंपारण आंदोलन कब हुआ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। चलिए चंपारण आंदोलन कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया 1915 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया 1916 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया 1917 ईस्वी में, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया 1918 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 82 का सी हो जाएगा, ठीक है, 1917 ईस्वी में हुआ था। चंपारण आंदोलन कब हुआ था? तो 1917 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, चंपारण चंपारण आंदोलन। और ये भी पूछा था घुमा फिरा क्वेश्चन से गांधी जी चंपारण कब गए थे? तो 1917 ईस्वी में गए थे, ठीक है। दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है बीएससी बोर्ड में। ओके, इसलिए 82 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट 83 नंबर लिखा गया है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने भारत पर कौन सा प्रतिबंध लगाया था जिसे सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता वाली समिति ने जारी रखा? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया प्रेस पर प्रतिबंध, मतलब मीडिया। और ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया बिना जांच के कारावास, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया ए और बी दोनों, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में सी होगा, ठीक है, ए और बी दोनों। मतलब प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने भारत पर कौन सा प्रतिबंध लगाया था जिसे सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता वाली समिति ने जारी रखा? तो प्रेस पर प्रतिबंध और बिना जांच के कारावास, ये दोनों प्रतिबंध लगाए थे, ठीक है।
अंग्रेजों ने भारत पर, ओके, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। 83 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा, ओके। चलते हैं नेक्स्ट वन, लिखा गया 84 नंबर में, हिंद स्वराज किसने लिखा है? तो ऑप्शन नंबर हिंद, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, बहुत ही बार एग्जाम आया है, ठीक है। जिसको हम बोलते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब वो समझिए बहुत चांस है, ज़्यादा चांस रहता है, संभावना सो पूछेगा इस बार एग्जाम में, ठीक है, 2026 में, ओके। तो ऑप्शन क्या लिखा है 84 नंबर में, हिंद स्वराज किसने लिखा? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है गांधी जी ने, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया तिलक ने, ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया फिरोज शाह मेहता ने, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया सुभाष ने। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा, ठीक है। गांधी जी ने, मतलब हिंद स्वराज किसने लिखा था? तो गांधी जी ने लिखा था, ठीक है। इसको ऐसे लिख, मतलब क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है, गांधी जी ने लिखा था, तो ऑप्शन में क्या लिखा रहेगा? तो ये लिखा रहेगा, ठीक है। तो इसको आप टिक कर लीजिएगा, ठीक है, हिंद स्वराज। चलते हैं इसको तरफ, लिखा गया 85 नंबर में, 1922 में महात्मा गांधी के खिलाफ राजद्रोह के मामले की सुनवाई किस जज ने की थी? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया लुई फिशर ने, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है, एक मिनट, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया सी एन ब्रूमफील्ड ने, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया जॉन डुई ने, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया मर्टल विलियम्स ने। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा, ठीक है, सी एन ब्रूमफील्ड ने। 1922 में महात्मा गांधी के खिलाफ राजद्रोह के मामले की सुनवाई किस जज ने किया था? तो ने की थी, तो सी एन ब्रूमफील्ड ने की थी, ठीक है। 85 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। मॉडल पेपर और प्रीवियस पैटर्न को देखकर ही ऐसे क्वेश्चन चुने गए हैं ताकि आपकी तैयारी एग्जाम ओरिएंटेड हो सके, ठीक है। इसमें ना क्वेश्चन बैंक भी इंक्लूड है और मॉडल पेपर से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया गया है, ठीक है। मतलब लेक्चर, इस लेक्चर को करने के बाद आपको मतलब बहुत ही फायदा होगा, ओके। चलते हैं 86 में, लिखा गया है 1929 में कांग्रेस के लाहौर 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 अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया गांधी जी, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया सरदार पटेल, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया सुभाष चंद्र बोस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में 86 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू। 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू जी थे, ठीक है। 86 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में बी होगा, ओके। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, 87 नंबर लिखा गया है दांडी किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है पंजाब में, दांडी जो है ना वो किस राज्य में स्थित है बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए में क्या लिखा है? पंजाब में, ऑप्शन नंबर बी में क्या लिखा है? तो महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर सी में लिखा है गुजरात में, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है राजस्थान में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा, ठीक है, गुजरात में। तो दांडी किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में स्थित है दांडी, ठीक है। तो इसलिए 87 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखा गया 88 नंबर में, दूसरे गोलमेज सम्मेलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है लॉर्ड विलिंगडन, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है लॉर्ड इरविन, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया लॉर्ड जेम्स फोर्ड, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 88 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में ए होगा, ठीक है, लॉर्ड विलिंगडन। और दूसरे गोलमेज सम्मेलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड विलिंगडन ने, लॉर्ड विलिंगडन थे, ओके। 88 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट को, लिखा गया 89 नंबर में, लिखा है व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू दी अनट अनट चेप्स अनट चेप्स किसने लिखा? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है गांधी जी ने, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है बी आर अम्बेडकर ने, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो
89 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा, ठीक है। बी आर अम्बेडकर ने व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू दी अनचेप्स, किसने लिखा? तो बी आर अम्बेडकर ने लिखा था, ठीक है। 89 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा, ठीक है। चलते 90 नंबर में, क्वेश्चन 90 नंबर में लिखा गया है, जब एक पूरा राष्ट्र उठ खड़ा होता है और आगे बढ़ने लगता है तो उसे नेता की जरूरत नहीं रह जाती, यह किसकी उक्ति है? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है सुभाष चंद्र बोस की, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया गांधी जी की, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया तिलक की, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 99 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस की। और जब एक पूरा राष्ट्र उठ खड़ा होता है और आगे बढ़ने लगता है तो उसे नेता की जरूरत नहीं रह जाती, यह किसकी कथन उक्ति है? तो सुभाष चंद्र बोस की उक्ति है, ठीक है। तो 90 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन तब लिखा गया है, एक मिनट। जो विद्यार्थी इन तक ध्यान से वीडियो देखते हैं उनके लिए ऐसे सवाल बहुत मददगार साबित होते हैं, ठीक है। इसलिए अब लास्ट ही है, अच्छा से बस थोड़ा देर और 10 मिनट। तो 91 में लिखा गया है स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया चित्तरंजन दास, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया ए और बी दोनों, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा, ठीक है, ए और बी दोनों हो जाएगा। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो मोतीलाल नेहरू भी थे और चित्तरंजन दास भी थे, मतलब ए और बी दोनों भी, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास दोनों थे, इसलिए 91 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा, ठीक है, स्वराज पार्टी के संस्थापक। ओके। 92 में लिखा गया भगत सिंह को फांसी कब दी गई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखा गया है, ठीक है। क्या लिखा है? भगत सिंह को फांसी कब दी गई? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है 1930 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है 1931 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है 1932 ईस्वी में, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया 1931 ईस्वी 33 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा, ठीक है, 1931 ईस्वी में। भारत सरकार को फांसी भगत सिंह को फांसी कब दी गई? तो 1931 ईस्वी में दी गई थी, ठीक है, भगत सिंह को फांसी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 92 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया है 93 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया क्रिप्स, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया लॉरेंस, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया अलेक्जेंडर, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया माउंट बेटन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा, ठीक है, माउंट बेटन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? तो माउंट बेटन जी नहीं थे, ठीक है। इसलिए 93 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट तरफ। 94 में लिखा गया है स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सबसे पहले हम ये बता देते हैं आपको, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ओके। और ऑप्शन क्या स्वतंत्र, अब 94 में लिखा गया स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया सी राजगोपालचारी, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया जॉन मथाई, ऑप्शन नंबर बी में सी में लिखा गया लॉर्ड माउंटबेटन, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया वल्लभ भाई पटेल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधान गृह मंत्री कौन थे? तो वल्लभ भाई पटेल जी थे, ठीक है। इसलिए 94 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा, ठीक है, ये याद रखिएगा। प्रथम गृह मंत्री कौन थे भारत के? तो वल्लभ भाई पटेल जी थे। चलते हैं नेक्स्ट लिखा गया है संविधान के निर्माण में कितना समय लगा? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिखा है, ठीक है। क्या लिखा गया है? संविधान के निर्माण में कितना समय लगा? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा है 2 वर्ष 11 महीना 11 दिन, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है 2 वर्ष 11 महीना 21 दिन, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है 2 वर्ष 11 महीना 28 दिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा, ठीक है, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था।
संविधान के निर्माण में कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है, सो याद रखिएगा अच्छा से। 95 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा। ओके, चलते हैं, लिखा गया 96 नंबर में, संविधान सभा की संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है बी आर अम्बेडकर। इस सवाल को एक बार अपने मन में दोहराइए ताकि आगे इसी टॉपिक से जुड़ा क्वेश्चन आए तो आप आसानी से कर सके, ठीक है। ओके, ये वाला हम इस बारे में बोले, ये वाला क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। इस सवाल को मतलब एक बार अपने मन में पहले दोहराइए, ओके, ताकि आगे इसी टॉपिक से जुड़ा क्वेश्चन आए तो आप आसानी से कर सकें, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखा गया है, एक मिनट, 96 में लिखा गया संविधान सभा की संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है बी आर अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है जवाहरलाल नेहरू। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है जे बी कृपलानी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 96 का ए हो जाएगा, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। तो संविधान सभा की संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद जी थे, ठीक है। तो 96 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो डी ए हो जाएगा, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद जी होगा। ओके, 96 का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखा गया है 97 नंबर में, गांधी जी ने किस पत्रिका का संपादन किया? मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन है, ठीक है, अच्छा से देखिए इसको। क्या लिखा है? गांधी जी ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है यंग इंडिया का। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया नव जीवन का। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है हरिजन का। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 97 का डी हो जाएगा, ठीक है, इनमें से सभी हो जाएगा। तो गांधी जी ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो यंग इंडिया का भी किया था, नव जीवन का भी किया था और हरिजन का भी किया था, मतलब इनमें से सभी का किया था, ठीक है। 97 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा। ओके, अब आगे भी इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं, इसलिए ध्यान बनाए रखें और पूरा फोकस के साथ अगला सवाल देखिए, ठीक है। चलते हैं, लिखा गया 98 नंबर में लिखा गया है संविधान सभा का गठन कब किया गया? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये है, ठीक है। क्या लिखा है? संविधान सभा, जिसको हम वीवीआई बोलते हैं ना, उसको अच्छा से याद रखिएगा, ठीक है। 98 में लिखा गया है संविधान सभा का गठन कब किया गया? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है 1945 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है 1946 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है 1947 ईस्वी में। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है, क्या लिखा है, 1948 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा, ठीक है, 1946 ईस्वी में हो जाएगा, ठीक है। और संविधान सभा का गठन कब किया गया? तो 1946 ईस्वी में किया गया था, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट, 98 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में बी होगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट को, 99 में लिखा गया है, लिखा संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन। ओके, क्या लिखा गया? संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है 24 नवंबर 1949 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है 26 नवंबर 1949 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया 24 जनवरी 1950 ईस्वी में। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया 26 जनवरी 1950 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा, ठीक है, 24 जनवरी 1950 ईस्वी में। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो 24 जनवरी 1950 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, अंतिम बैठक संविधान सभा की। ओके, तो इसलिए 99 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखा गया है एक 100 क्वेश्चन लिखा गया, लास्ट क्वेश्चन ये है, लिखा गया एक शक्तिशाली और एकीकृत केंद्र की वकालत करते हुए संविधान सभा में किसने कहा कि 1935 के गवर्नमेंट एक्ट में हमने जो केंद्र बनाया था उससे भी ज्यादा शक्तिशाली केंद्र चाहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया सर ए रामास्वामी मुदलियार ने। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया के संतनम ने। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया बी आर अम्बेडकर ने। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया बाल कृष्ण शर्मा ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा, ठीक है, बी आर अम्बेडकर ने।
मतलब एक शक्तिशाली और एकीकृत केंद्र की वकालत करते हुए संविधान सभा में किसने कहा कि 1945 के गवर्नमेंट एक्ट में हमने जो केंद्र बनाया था उससे भी ज्यादा शक्तिशाली केंद्र चाहते हैं? B.R. अम्बेडकर जी ने क्या कहा था, ठीक है। तो इसका सही मतलब 100 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा, ठीक है। तो विद्यार्थियों, अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक ध्यान से देखा है तो सबसे पहले मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आप सही दिशा में मेहनत कर रहे हैं। आज आपने हिस्ट्री के 100 विविया मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को पढ़ा है, और यकीन मानिए अगर आप इन्हें 2 से 3 बार रिवाइज कर लेते हैं तो ऑब्जेक्टिव सेक्शन में आपको डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। याद रखिए, एग्जाम में सिलेक्शन किसी एक दिन की पढ़ाई से नहीं होती, बल्कि रोज की छोटी छोटी मेहनत से होता है। आप बस इतना कीजिए कि हर दिन थोड़ा पढ़ें, लेकिन ध्यान से पढ़ें। अगर यह वीडियो आपको यूजफुल लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें, ताकि मुझे समझ आए कि आप लोग सच में पढ़ाई को लेकर सीरियस हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आगे भी मैं BSc 2026 के लिए पूरी तरह एग्जाम ओरिएंटेड वीडियोज लाने वाला हूँ। इन सभी क्वेश्चन का PDF मैंने अपने व्हाट्सएप चैनल पर दे दिया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। PDF से रिवीजन करना आपकी तैयारी को और भी मजबूत बना देगा। वीडियो के नीचे कमेंट में जरूर लिखिए हिस्ट्री रेडी फॉर BSc 2026, ताकि मुझे पता चले कि आप पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इसी विश्वास के साथ कि आप मेहनत करेंगे और ज़रूर सफल होंगे, मैं आपसे यही विदा लेता हूँ। पढ़ते रहिए, खुद पर भरोसा रखिए और अपने लक्ष्य की ओर लगातार बढ़ते रहिए। धन्यवाद।